हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक साइंस है। साइंस की जो ब्रांच है, इसका जो इस्तेमाल होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सेल्स, उनके कंपोनेंट जैसे एंजाइम, डीएनए, इसका इस्तेमाल करके ह्यूमन के लिए और एनिमल के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने के लिए और इन्वायरमेंट के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी इस प्रकार से वो टेक्निक है जो कि डेवलप करती है, हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का काम करती है, हमारी लाइफ को, हमारी क्रॉप्स को बेटर करती है, मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत सारा काम करती है और वेस्ट मैनेजमेंट में भी ये बहुत कारगर है। बायोटेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं उसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी अगर मेडिसिन के फील्ड में देखा जाए तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो ड्रग होती हैं, जेनेटिकली इंजीनियर ड्रग होती हैं, उनका फॉर्मेशन इसके लिए जो है इसके बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि इकोलाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी होती है उसके लिए करते हैं। वहीं पर जीन थेरेपी का भी यूज़ किया जाता है, ट्रीट करते हैं इससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, जेनेटिक डिफेक्ट्स को यूज़ कर जो है इसमें से ट्रीट किया जाता है। उसी तरह से जो डिफिशियंसी डिजीज़ है जैसे कि एडेनोसिन डाइएमीन डिफिशियंसी है, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। वहीं पर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी की जाती है, जैसे कि पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हमारे पास छोटा सा कोई फ्रेगमेंट है और उसको हम लोग बड़ा करके उसको हम लोग देख सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एलिसा का यूज़ किया जाता है एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने के लिए, एंटीबॉडी का काउंट पता करने के लिए, जिसको एड्स में यूज़ करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो डीएनए का पैटर्न है उसको मैच कराने के लिए। क्रिमिनल क्राइम सीन्स में इसको हम लोग समझ चुके हैं। वैक्सीन्स बनाई जाती हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी, पोलियो, इन सब की वैक्सीन बनाई जा चुकी हैं और लगाई जाती हैं। स्टेम सेल थेरेपी होती है जिसमें हम लोग जो है इससे डैमेज जो टिश्यू होते हैं उनको हम लोग रिस्टोर कर लेते हैं, उनको हम लोग फिर से उनको रिपेयर करने का काम करते हैं। वहीं पर ये काम करती है जेनेटिक मेकअप बनाने का काम करती है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ एग्रीकल्चर में भी खूब किया जाता है, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में जब हमारी हरित क्रांति आई तो उसमें बहुत सारे जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो है सीड्स तैयार किए गए। ये हाइब्रिड सीड थे इनका जो प्रोडक्शन था वो बेहतर था और इसमें ये जो वैरायटी होती हैं इसको हम लोग कई तरह से बेनिफिशियल बना सकते हैं। इनके अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। इसमें सीड्स के नंबर ज़्यादा किए जाते हैं, जैसे कि गेहूं में इसमें किया गया कि जो पेड़ का साइज होगा वो छोटा होगा और जो उसकी बाली होगी जिसमें गेहूं लगता है वो उसका साइज बड़ा होगा और गेहूं का साइज भी बड़ा होगा। वहीं पर इसको हम लोग पेस्ट रेजिस्टेंट बना सकते हैं कि कोई कीड़ा ना लगे उसमें विटामिन्स को ऐड किया जा सकता है, जैसे कि फोर्टिफाइड कर दिया जाता है चावल को, उसमें विटामिन ए ऐड कर दिया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हम क्रॉप की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई जाती हैं, जीएम क्रॉप्स बनाई जाती हैं। जैसे कि इसका जो एग्ज़ाम्पल होता है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन जो है, जो कॉटन है उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े लगते हैं, तो अगर उसके अंदर ऐसा जीन इंसर्ट कर दिया जाए जिससे कि वो कीड़े जो है उसको खाना पसंद ना करें तो कॉटन की फसल बच जाएगी। तो इस प्रकार से उसमें बैसिलस थ्रोजेनेंसिस जो कि क्राई जीन्स होता है इसको इंसर्ट करा दिया जाता है। तो इसके बाद ये जो फसल होती है वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाती है, जो कि इससे जो प्रोडक्शन थी हमारी कॉटन की वो बढ़ गई और कॉटन का जो कॉस्ट था कॉटन के कपड़ों का थोड़ा घट गया। गोल्डन राइस में विटामिन ए को ऐड कर दिया जाता है, फोर्टिफिकेशन कर दिया जाता है, जैसे कि अभी हमने बात की। उसी प्रकार से जो है
टोमेटो होते हैं उसमें फ्लेवर ऐड किए जा सकते हैं, और जो राइपनिंग होती है, जो उसका पकना होता है, जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे, रोटन हो जाते थे, उसको डिले किया जा सकता है। उसमें एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बीटी टॉक्सिन्स जो होते हैं, बैसिलस थ्रोजेनेसिस जो होता है, वो क्या करता है कि अगर कोई इंसेक्ट लगे उसमें फसल में लगेगा तो उसको वो किल करने का काम कर देता है। ये इंसेक्ट के साथ साथ लार्वा को भी जो है मारता है, और जो है ये इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये ह्यूमन के लिए भी खतरनाक हो सकता है, प्लांट के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए जो बीटी ब्रिंजल था उसका जो प्रोडक्शन था उसको फिर भारत में उसको रोका गया, कि क्योंकि ब्रिंजल भी एक ऐसा वो है फल है जिसमें सब वेजिटेबल है जिसमें कि बहुत ज़्यादा कीड़े लगते हैं, तो उसको बनाया गया था मगर उसको बाद में रोक दिया गया उसके प्रोडक्शन को। इसके बाद बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे बायो फर्टिलाइज़र जैसे राइजोबियम, एजोस्पाइरुलम, साइनोबैक्टीरियम, और बायो पेस्टिसाइड्स जैसे ट्राइकोडर्मा, ये सब जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं उनको ये रिप्लेस करने का काम करते हैं, जिससे कि ये जो केमिकल जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उनको जो है कम किया जा सके। टिश्यू कल्चर किया जा सकता है। टिश्यू कल्चर वो टेक्निक है जिसमें आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम तैयार किया जाता है, और इसमें माइक्रो प्रोपेगेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है। इसमें जो डिजीज़ फ्री प्लांट होता है उसको लिया जाता है, वहाँ से जो मेरिस्टेम है वहाँ पे रेयर प्लांट जो होते हैं उनको कंजर्व करने की ये टेक्निक है। और ये जो कल्चर मीडियम है इसमें जो टोटीपोटेंट सेल होती हैं, टोटीपोटेंट का मतलब होता है वो एक सेल अलग अलग तरह के पार्ट्स को फिर डेवलप करती है आगे चल के, उसको कल्चर मीडियम देते हैं, उसको सभी वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, साथ ही साथ जो एंजाइम है जैसे ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, ये सब भी ऐड किया जाता है, जिससे कि वो फिर प्लांट एज ए हेल्दी प्लांट की तरह ग्रो हो जाता है, जो कि अब वो डिजीज़ से फ्री है। एंटीबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस भी होता है, कि जैसे कि कुछ ऐसी वैरायटी को डेवलप किया जा सकता है क्रॉप की जो कि सूखा का उसका ऊपर प्रभाव ना पड़े, सैलिनिटी का प्रभाव ना पड़े, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। तो इस तरह की, जैसे कि पहले क्या होता था, जो फसलें होती थी वो सिर्फ एक सीजन में आती थी, लेकिन अब बहुत सारे जो फसलें हैं, जो ठंडी की भी फसलें हैं, वो गर्मियों में हमें लोग को खाने को मिल जाती हैं। तो वो इसकी बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है। बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की जो फसलें होती हैं उनको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हम लोग बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ कर देते हैं फर्मेंटेशन के लिए, जो अल्कोहल बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं जैसे पेनिसिलिन, विटामिन और ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं, बायोफ्यूल बनाते हैं। बायोफ्यूल जो कि एक रिन्यूएबल और इको फ्रेंडली मेथड है, बायोगैस बनाते हैं, बायोइथेनॉल बनाते हैं। ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो वेस्ट है उसको बायोगैस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, और उस बायोगैस से हम लोग एनर्जी जो है रिसीव करते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाई गई। प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई। प्लास्टिक एक ऐसा ड्यूरेबल मटेरियल है जो कि यूज़ के लिए तो ठीक है, लेकिन बाद में जब आप इसे फेंक देते हैं तो ये फिर डिग्रेड नहीं करता, तो फिर ये साइकिल में वापस नहीं आता, तो इसलिए बहुत बड़ी इससे प्रॉब्लम हुई। तो बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक है उसका फॉर्मेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एस्केलेजीनस, यूकेलिप्टस, इन सब से किया गया। ये इस प्रकार की इको फ्रेंडली पॉलीथीन है जिसका फॉर्मेशन किया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो इन्वायरमेंट के लिए भी किया जाता है। उसमें बायो रेमिडिएशन किया जाता है, बायो लीचिंग की जाती है, वेस्ट ट्रीटमेंट और बायो सेंसर्स का भी यूज़ किया जाता है इसमें। इसको हम लोग जो है एथिकल इश्यूज़ में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एथिकल इश्यूज़ का मतलब है कि वहाँ पे जैसे कि कि कोई बच्चा है खो गया है, उसके पेरेंट का नहीं पता है, तो उसके पेरेंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके द्वारा, जीन टेक्निक के द्वारा। तो ये बहुत सारे जो ऐसे यूज़ हैं इसको हम लोग करते हैं। इसमें कुछ एथिकल इश्यूज़ भी होते हैं, इनमें किनके साथ कुछ प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि एथिकल इश्यूज़ जैसे कि आप ह्यूमन का क्लोन नहीं बना सकते,
अगर सभी ह्यूमन का क्लोन बनाने लगेंगे तो फिर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, मर्डर किसी और ने किया होगा और सज़ा किसी और को हो जाएगी। बहुत सारी रिस्क होते हैं एलर्जीज़ होने का, डिजीज़ होने का, जैसे कि हम लोगों ने देखा बीटी ब्रिंजल को रोका गया कि पता नहीं आगे चलकर ये कार्सिनोजेनिक है या नहीं है। इन्वायरमेंटल कंसर्न भी है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो कहीं इस पर डिस्टर्ब ना हो जाए, जो चेन है वो कहीं कहीं पर टूट ना जाए, और हाई डेवलपमेंट कॉस्ट जो है फॉर पुअर नोशन जो है ये भी एक प्रकार का इसका लिमिटेशन है। इनको इस तरह से हम लोग इसके एप्लीकेशंस को समझते हैं। थैंक यू।